तो ये फिफ्थ है यूरेसिल। यूरेसिल, यूरेसिल में, अरे सुनो, राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा जुड़ते ही ये क्या बनाएगा? यूरिडीन। यूरिडीन, और यूरिडीन में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो यूएमपी, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, दो जुड़ेंगे फॉस्फेट ग्रुप तो यूडीपी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे तो यूटीपी, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये यूरिडीनिलिक अम्ल है। इन्हें, इन न्यूक्लियोटाइडों को क्या कह सकते हैं? यूरिडीनिलिक अम्ल। ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोसाइड और ये पेंटोज शर्करा और ये N2 बेस, N2 चार। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, आरएनए और डीएनए दोनों के। अब इसके बाद में हम डीएनए के बारे में देखेंगे। पहले ये लिख लो आप। डीएनए मॉडल, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल, द्विकुंडलित डीएनए मॉडल, द्विकुंडलित डीएनए मॉडल। द्विकुंडलित डीएनए मॉडल है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। प्रपोज्ड बाई, या प्रस्तुतकर्ता थे इस मॉडल के जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इस मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब प्रस्तुत किया था? 1953। एक बार क्वेश्चन आया, वाटसन और क्रिक किसके लिए प्रसिद्ध है? वाटसन और क्रिक किसके लिए प्रसिद्ध है? आरएनए की संरचना के लिए, डीएनए की संरचना के लिए, प्रोटीन की संरचना के लिए। किसके लिए? डीएनए की संरचना के लिए। और बहुत बार ये पूछा जाता है, डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया? और नाम आएगा वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। अब ये जो मॉडल है वो किसके आंकड़ों पर आधारित था? एक बार कोई एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसके आंकड़ों पर आधारित था? पहला ऑप्शन था वाटसन एंड क्रिक। तो अपन जल्दबाजी में बस देखते ही कह देते हैं भाई वाटसन और क्रिक है। नहीं, किसके आंकड़ों पर आधारित है? ये मॉरिस विल्किंस और रोजेलिन फ्रैंकलिन के एक्स किरण विवर्तन के आंकड़ों पर आधारित था। यह मॉडल
यह मॉडल मॉरिस विल्किंस व रोजेलिन फ्रैंकलिन के एक्स किरण विवर्तन के आंकड़ों पर आधारित है। ये मॉडल किसके आंकड़ों पर आधारित है? मॉरिस विल्किंस और रोजेलिन फ्रैंकलिन के आंकड़ों पर आधारित है। और इनका ये जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए है? इस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए है ये बी डीएनए है। वाटसन व क्रिक ने बी डीएनए के बारे में समझाया। वाटसन और क्रिक ने किस डीएनए के बारे में समझाया? बी डीएनए के बारे में। प्रकार से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। अब ये देखते नहीं कि मेरे लेकिन ये बच्चे लोग हैं भाई, ये बहुत भोले भाले हैं। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल अब इतनी सी में वो डायग्राम ड्रा नहीं हो पाएगा, लिख लो इसको फटाफट से। क्रिक ने जो डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया वह डीएनए अपने अक्ष पर कुछ दाईं ओर घुमा हुआ होता है। किस प्रकार से अब इसमें एडेनिन हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन से, साइटोसिन हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से और थाइमिन हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन से, इस प्रकार से ये पूरे इसमें जुड़े रहते हैं। पूरी संरचना में ये 5' सिरा है इसका, तो ये घूम के वापस इधर आएगा। तो ये इसका 5' सिरा है, ये 3' सिरा है, ये 3' सिरा है, तो ये 5' सिरा है।
त्रिडय सिरे का मतलब तीसरा कार्बन मुक्त है, 5 डे सिरे का मतलब 5वां कार्बन मुक्त है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। इस प्रकार से ये यहां से लेकर ये कुंडलन वापस यहां आ गया तो ये एक कुंडलन हो गया। और इस एक कुंडलन में, इस एक कुंडलन में इसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रम होती है। इस एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं पूरी संरचना में। डीएनए अणु का जो व्यास है, डायामीटर है, वो 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। एक का 5 डे सिरा है तो दूसरे का 3 डे सिरा है। और दो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम। क्यों? क्योंकि एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। अरे कितने होते हैं? 10। और पूरी कुंडलन की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रम। एक कुंडलन की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रम और क्षार युग्म बेस पेयर बराबर 10 जोड़ी। कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। तो दो निकटवर्ती क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम। और इसमें जो हल्की कांच और गहरी कांच, ये अपने अक्ष पर कुछ दाहिनी ओर घुमा हुआ होता है। तो बना लो डीएनए की संरचना। ग्वेनिन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, अभी बता दूंगा। यह दक्षिणावर्त कुंडलित या क्लॉकवाइज कुंडलित डीएनए है। ये कैसा डीएनए है? क्लॉकवाइज, यानी अपने अक्ष पर कुछ दाहिनी ओर घुमा रहता है। दक्षिणावर्त कुंडलित डीएनए, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम, एक कुंडलन में 10 जोड़ी क्षार युग्म पाए जाते हैं। दो निकटवर्ती
दो निकटवर्ती क्षार युग्मों की दूरी बराबर 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम। इस डीएनए अणु का व्यास, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रम। शर्करा और फॉस्फेट से। बेटा ये बैकबोन है इसकी, ये किससे बनी हुई है? शर्करा और फॉस्फेट से। और इनर पार्ट किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? नाइट्रोजनिक क्षारों से। तो ये सब लिख लिया हो। डीएनए अणु की बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़, डीएनए अणु की बैकबोन शर्करा व फॉस्फेट, शर्करा व फॉस्फेट से बनी होती है। किससे बनी हुई होती है? शर्करा व फॉस्फेट से बनी हुई होती है। इसमें एडिनिन हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड द्वारा थाइमिन से, तथा साइटोसिन हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ा रहता है। जेड डीएनए को कहते हैं जिग-जैग डीएनए। और ये राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंडेड है, वामावर्त कुंडलित होता है। उसकी खोज पात्रे विधि से हुई, पात्र में हुई। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि के गुणसूत्र में वो पाया जाता है। बस इतना ही, उसमें ज्यादा नहीं है। जेड डीएनए को क्या कहते हैं? टेढ़ा मेढ़ा डीएनए या जिग-जैग डीएनए। जिग-जैग डीएनए खोज पात्रे विधि से। यह वामावर्त कुंडलित होता है। यह बाईं ओर घुमा हुआ रहता है अपने अक्ष पर, ये वामावर्त कुंडलित। और ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि
के गुणसूत्र में पाया जाता है। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि के गुणसूत्र में पाया जाता है। ये जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? जीसी टाइप होता है, यानी जी प्लस सी की मात्रा ए प्लस टी से ज्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? जीसी टाइप। और यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? एटी टाइप। ए प्लस टी की मात्रा जी प्लस सी से ज्यादा होती है। बस ये बात ही लिखेंगे, इसको उतार लो। प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो कैसा होता है? जीसी प्रकार का, यानी जी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस टी। दूसरी बात यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए, और यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो एटी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? एटी प्रकार का। एटी प्रकार मतलब ए प्लस टी इज ग्रेटर देन जी प्लस सी। प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का डीएनए होता है? जीसी प्रकार का। और यूकैरियोट्स में एटी प्रकार का। चारगाफ नियम, इरविन चारगाफ नियम क्या कहता है? इरविन चारगाफ नियम ये कहता है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एडेनिन का प्रतिशत थायमिन के प्रतिशत के बराबर होता है और साइटोसिन का प्रतिशत ग्वेनिन के प्रतिशत के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है केवल डीएस डीएनए में। जहां डीएस डीएनए हो जिन जीवों में, वहीं चारगाफ का नियम अप्लाई होता है। तो इरविन चारगाफ नियम इरविन चारगाफ नियम, इरविन चारगाफ नियम ये किसने प्रस्तुत किया? इरविन चारगाफ ने दिया था। केवल डीएस डीएनए पर लागू। केवल किस पर लागू होता है ये? डीएस डीएनए। ऐसे जीव जिनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है उन पर ही ये नियम अप्लाई होता है, अदरवाइज इट विल नॉट अप्लाइड। यानी एडेनिन का प्रतिशत बराबर थायमिन का प्रतिशत। एक बात तो ये है इसके लिए। दूसरी बात है साइटोसिन का प्रतिशत बराबर ग्वानिन का प्रतिशत। यानी प्यूरिन
इज इक्वल टू pyrimidine, यानी प्यूरिन में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है प्यूरिन में, A+G इज इक्वल टू C+T, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं A+G बटा C+T बराबर 1। अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, उधर ले जाएंगे तो एक रहेगा, पक्षांतरण होगा इसका। में यदि किसी द्विकुंलित डीएनए वाले जीव में साइटोसिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन की मात्रा ज्ञात करो। यदि किसी, ऐसे मत सोचो भाई किसी दूसरे का क्वेश्चन है, अपन को अटेंशन पे नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं हमें पता नहीं किसका क्वेश्चन है, अपने आप देख लेना। सोचो, यदि किसी द्विकुंलित डीएनए वाले जीव में साइटोसिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन की मात्रा बताओ उसमें, बता दोगे बेटा? नहीं पता है तो देखना, मैंने ये बताया, इधर देखो, साइटोसिन ये उतार लिया सबने, देखना इधर, ये देखो साइटोसिन, साइटोसिन मतलब ये 30% है, तो ये भी कितने प्रतिशत होगा, 30%। 30 और 30 कितने हो गए, 60। टोटल परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है, 100 में से। अब बचा 40%, और 40% में कितने, 2, अरे 2 नाइट्रोजनिक सार है ना, तो अपॉन 2 बराबर 20%। कितना है, 20%। निकाल लोगे, आ गई ये बात समझ में? जिसे मैं दूसरा और दूंगा आपको, लिखो, वो लिखो क्या, देख लो आप अपनी कॉपी में पीछे वाले पेज पे निकाल के बताओ मेरे को। यदि किसी द्विकुंडली डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 10% है, ग्वानिन की मात्रा G बराबर 10%, लिख लो बेटा, डाटा तो लिखो, G बराबर 10%। यदि किसी द्विकुंडली डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 10% है तो थाइमिन की मात्रा ज्ञात करो। शाबाश, सबसे फर्स्ट एंड फास्ट आंसर आया है। कितने परसेंट, 40%। फर्स्ट एंड फास्ट आंसर। अब नहीं बोलना है बेटा, बस। अब आगे आता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत को सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। और ये फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था इसको। उसके अनुसार क्या होता है कि डीएनए होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है जिससे प्रोटीन बनती है। अपनी बॉडी में भी सारे चीजों का एक ही काम है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और वो प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए विभिन्न क्रियाएं, जीनों का जो रेगुलेशन है वो प्रोटीन के माध्यम से करवाया जाता है। प्रोटीन की मल फंक्शनिंग हो तो अपन रोगग्रस्त हो सकते हैं,
कोई जीन, कोई प्रोटीन गलत या अलग प्रकार की प्रोटीन बनाए तो अपन रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो अगला आता है अपना प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत है, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। और ये प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत करता फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने इसे प्रस्तुत किया था। क्या है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत यह है कि देखो इधर एक बार, डीएनए और इस डीएनए की क्या होती रहती है? प्रतिकृति। प्रतिकृति, बहुत सारा डीएनए बनता रहता है। प्रतिकृति होने से बहुत सारा डीएनए बन जाएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। इसका अनुलेखन होता है और क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए में जो सूचनाएं होती है उनको प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर इससे बन जाती है प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन या अनुवादन। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन और हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। ये पूरे के पूरे लेसन की ये थीम है। ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे अपन, जीन रेगुलेशंस पढ़ेंगे अपन। अब एक चीज मैं यहां और बता दूं कि प्रोकैरियोट जो जीव होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होती है। इससे पहले आपके एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रोकैरियोटिक जीवों में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहां अकर होती है, कहां संपन्न होती है? क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्र के चारों ओर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्र की जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य से भी मिला रहता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रीय पदार्थ आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्योंकि दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए वहां ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ साइमल्टेनियसली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। यह था एक साथ को साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। ट्रांसलेशन क्या है? डीएनए से ट्रांसलेशन क्या है? और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से एमआरएनए का बनना। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए। डीएनए जब एमआरएनए में बदलता है, यानी डीएनए की सारी सूचनाएं एमआरएनए में कॉपी होती है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? और हिंदी में। और एमआरएनए से जो आनुवंशिक सूचनाएं या पूरी सूचनाएं इंफॉर्मेशन से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन। अनुवादन को रूपांतरण भी कहते हैं।
तो पहले ये लिख लो, उसके बाद में ये बातें भी मैं बता दूंगा। लिख लिए बेटा इस लाइन को। अब इसके साथ ही, वैसे है नहीं लेकिन इसके साथ ये रिवर्स टेमिनिज्म कहते हैं जिसे, रिवर्स टेमिनिज्म, यानी आरएनए से वापस डीएनए का बनना। वो टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा। किस एंजाइम द्वारा? यानी रिवर्स टेमिनिज्म, रिवर्स टेमिनिज्म। और इसको प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसको प्रस्तुत करता थे टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। जो आरएनए था, आरएनए से सी डीएनए बनाया था। सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए, सी डीएनए। और रिवर्स, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और चाहे आप जाके इसको सर्च भी कर लेना है, तो बता। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये फुल फॉर्म है। और सीधा सा HIV आएगा तो अपन लिख देंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो गलत है। HIV में कैसे होता है? HIV का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एकल सूत्री आरएनए के दो सूत्र होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो स्ट्रैंड HIV में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। वो आरएनए अपनी जो नॉर्मल सेल है उसको वो इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करते ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा सी डीएनए बनेगा। आरएनए किस में चेंज हो जाएगा? सी डीएनए में। और वो सी डीएनए कोशिका के डीएनए से सिमिलरिटी दिखाएगा, ताकि कोशिका का डीएनए उसके साथ सिंपैथी दर्शाएगा, भाई अपने जैसा ही है, आजा मेरे टूल्स का यूज कर ले और अपनी भी कॉपियां बना ले। लेकिन जब वो अपनी कॉपियां बहुत अधिक कर लेता है तो अपना रौद्र रूप दिखाता है कि मैं तो HIV का हूं वायरस, मैं तो बहरूपिया हूं, मैंने रंग बदल लिया। और फिर वो उस कोशिका को फोड़ के बहुत सारी संख्या में बना लेता है और वापस आरएनए में कन्वर्ट होके दूसरी सामान्य कोशिकाओं को अफेक्ट करता है। और इससे व्यक्ति क्या है? रोगग्रस्त हो जाता है
और अवसरवादी संक्रमण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लिख लो कहीं भी शॉर्ट में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्लास में अपन पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। डीएनए की जो पैकेजिंग है वो कैसे होती है।